नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर्थ एग्जाम सिटी पर। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं जो मेवाड़ राजवंश है, गुहिल राजवंश, उसका पूरा क्विक रिवीजन हम शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में करेंगे। और फटाफट रिवीजन रहेगा हमारा ये, ज़्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे। और ये आपके क्लास आपके राजस्थान में होने वाले विभिन्न एग्जाम जो आगामी मंथ्स में, जैसे आपके आरएस का एग्ज़ाम है, ये आपके राजस्थान पुलिस का रिटन एग्ज़ाम है जो आपके संभावित दिसंबर में होने वाला है, या अन्य एग्ज़ाम जैसे जूनियर अकाउंटेंट और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इस क्लास के माध्यम से आप इसका फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में ये क्लास अपनी इस प्रकार से चलेगी, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा मैटर कवर करने का वो अपना उद्देश्य रहेगा। तो साथियों, बिना टाइम आपके लिए हम शुरू करते हैं कि मेवाड़ राजवंश, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में हम फटाफट इसको देखेंगे। तो देखिए, मेवाड़ राजवंश की बात करें तो मेवाड़ में सबसे पहले जो महाभारत काल का समय था उसमें जो सीवी जनपद थी, ठीक है, यानी मेवाड़ कौन से जनपद में आता था? सीवी जनपद में आपके आता था, ठीक है। और हम बात करें कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो सीवी जनपद की राजधानी महाभारत काल के समय कौन सी थी? वो थी आपके मध्यमिका नगरी। मध्यमिका कह दो या इसका अन्य नाम था नगरी, ठीक है, जो आपके वर्तमान में कहाँ आती है? वो आपके चित्तौड़गढ़ में आती है, ठीक है। ये इस प्रकार से है कि महाभारत काल में जो आपके मेवाड़ हैं वो कौन से जनपद में आता था? तो वो आता था सीवी जनपद में, ठीक है। अब बात आती है कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी आपके मध्यमिका, या उसका ही अन्य नाम है आपके नगरी, ठीक है। और वो आपके कौन से जिले में आती हैं? वो आती है आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके मेवाड़ के क्या प्राचीन नाम थे? तो मेवाड़ का क्या कोई प्राचीन नाम था? हाँ, बिल्कुल थे। वो थे आपके मेदपाट और प्रागवाट, ठीक है। ये किसके प्राचीन नाम है साथियों? ये आपके मेवाड़ के प्राचीन नाम है। और ये जो आपके उदयपुर का हिस्सा है, मेदपाट और प्रागवाट, ये आपके मेवाड़ का प्राचीन नाम है। अब इसमें देखिए कि मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो मेवाड़ में आपके देखिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। और हाल ही के जो नए जिलों का गठन हुआ, जैसे उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ, जैसे आपके सुलंबर जो जिला अलग हुआ, वो भी किसका पार्ट रहेगा? वो भी आपके मेवाड़ का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ में प्रारंभ में या कौन से जो राजवंश था उसका शासन रहा था। तो प्रारंभ में यहाँ पे शासक रहे थे मौर्य, ठीक है। जो मौर्य राजवंश है उसका जो प्रारंभ में यहाँ पे शासन रहा था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके कि यहाँ पे जो मेवाड़ में हम बात करेंगे गुहिल वंश की, ठीक है। कौन से वंश की बात करेंगे साथियों? गुहिल वंश की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ में मौर्यों के बाद में कौन से वंश का शासन रहा था? वो रहता आपके गुहिल वंश का रहते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गुहिल वंश की जो रियासत कौन सी है, वह मेवाड़ रियासत रहती है, ठीक है। और गुहिल वंश की दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी साथियों? दो शाखाएं थी। ये दो शाखाओं का विभाजन कब हुआ था और कौन कौन से शासकों के द्वारा किया गया था, ये हम इसी क्लास में नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं। तो इसमें दो शाखाएं कौन कौन सी? एक तो आपके रावल शाखा, दूसरी आपके राणा शाखा, ठीक है। जो गुहिल वंश है उसकी जो कुलदेवी है वो कौन सी है? तो कुलदेवी इनकी थी बाण माता थी। और इनके कुल देवता थे वो आपके एकलिंग जी थे, ठीक है। कौन से थे? एकलिंग जी। अब एकलिंग जी का निर्माण, इनके एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो भी हम आगे देखेंगे। और इन्हें ये अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? तो जो गोइल वंश के शासक है वो आपको रघुवंशी बताते हैं, ठीक है। अब इसमें गोइल वंश की भी और अन्य कौन कौन सी शाखाएं, कौन कौन से इतिहासकार क्या मानते हैं, तो इसमें बात करते हैं कि इसके जो श्यामल दास हैं, ठीक है, वो इसकी 36 शाखाएं मानते हैं, ठीक है। कितनी शाखाएं मानते हैं? श्यामल दास के अनुसार इनकी कितनी शाखाएं हैं? 36 है। जबकि मुणहोत नैणसी हैं, उनके द्वारा इनकी कितनी शाखाएं? तो वो इनकी 24 शाखाएं मानते हैं, ठीक है। अब गुहिल वंश का जो वाक्य है उसका स्लोगन क्या था? तो इसका जो स्लोगन था वो ये था कि जो दृढ़ राके धर्म रो तिहे राके करता है, ठीक है। ये इसका क्या था? आपके वाक्य था। ये इनका जो ध्वज होता था उसके नीचे ये लिखा जाता था। अब इसमें आप नेक्स्ट देखिएगा, हम देखते हैं कि गोइल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में जो आपके अलग अलग इतिहासविद हैं उनके क्या वो आपके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। जब राजस्थान के इतिहास की बात होती है तब कर्नल जेम्स टोड को याद ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें गोइल वंश को, जो वंश की उत्पत्ति, वो कैसे क्या कुछ मानते हैं। ये मानते हैं कि जो वल्लभी नगर है साम्राज्य जो गुजरात का है, वहाँ के शासक शिलादित्य के वंशज थे, उन्होंने वो आपके गोइल वंश की उत्पत्ति यहाँ से उन्होंने मानी है। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने जो आपके गोहिल वंश है उसकी कितनी शाखाएं मानी है? तो 24 मानी है, ठीक है।
और नेक्स्ट इसके बाद में आपके डॉक्टर GH ओझा, ज्ञानचंद हीराचंद ओझा, वो इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। और अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल इन्हें क्या कहते हैं कि ये ईरान के शासक जो नौसेका आदिल की संतानें हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये इनकी उत्पत्ति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं साथियों, नेक्स्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी। अब देखिए साथियों, हम चलते हैं कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुहिल वंश के संस्थापक थे आपके गुहिलादित्य। कौन थे साथियों, गुहिलादित्य कौन थे, गुहिल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इनके पिता कौन थे, ये थे आपके शिलादित्य थे, ठीक है। इनके पिता कौन थे, शिलादित्य थे। और इनकी माता का नाम क्या था, पुष्पावती थी। और मैं आपको बता दूं, इनके बारे में थोड़ी हल्की सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों, फिर आप कहेंगे कि ये कौन क्या थे। तो मैं आपको देखो बता देता हूँ कि जो देवादित्य थे उनकी पुत्री थी सुभागा देवी, ठीक है। वो आराधना करती है सूर्य की, और उनके बीच मंत्र से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो होता है आपके शिलादित्य, ठीक है। वो शिलादित्य कहाँ का शासक है, तो ये वल्लभी का शासक है जो आपके गुजरात में पड़ता है। और शिलादित्य का विवाह कहाँ से किसके साथ होता है, पुष्पावती के साथ होता है। पुष्पावती कौन है, ये आबू परमार की राजकुमारी, ठीक है। कौन है, आबू परमार की राजकुमारी। अब देखिए, पुष्पावती और शिलादित्य की एक संतान होती है, उसका नाम है गुहिलादित्य, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इनका जो इतिहास है। और यही गुहिलादित्य आपके आगे चलकर क्या बनता है, आपके गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वापस हम चलते हैं आपने, ये देखिए यहाँ पे थे हम, तो ये तो थे इनके माता पिता गुहिलादित्य के। अब इनका पालन पोषण कौन करता है साथियों, तो इनका पालन पोषण जो कमलावती नाम की एक वीरनगर की ब्राह्मण महिला होती है उसके द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है, ठीक है। तो गुहिल वंश के संस्थापक इन्हें माना जाता है। और इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी गुहिल वंश की, वो की थी आपके 566 ईसा पूर्व, 566 ईस्वी में की थी, ठीक है। कब की थी, 566 ईस्वी में की थी। और अब देखिए गुहिलादित्य का राज्याभिषेक किसने किया था, तो इनका राज्याभिषेक किया था आपके उंदरी गांव के भील सरदार द्वारा किया गया था। कौन सा गांव है, उंदरी गांव, वहाँ के भील सरदार द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और इन्हीं का जो गुहिलादित्य का जो 8वां वंशज है उसका क्या नाम है, नागादित्य है, ठीक है। और इसका क्या होता है कि ये भीलों के साथ इसकी बनती नहीं है और भीलों के साथ ये दुर्व्यवहार करता है और भीलों के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इसी नागादित्य का एक पुत्र होता है बप्पा रावल, जो इसकी जो मृत्यु होती है उस समय इसकी जो आयु कितनी होती है, इसकी आयु होती है आपके 3 वर्ष होती है, ठीक है। हम इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा फटाफट, ये रहा आपके बप्पा रावल, ठीक है। बप्पा रावल के बारे में हम इसमें देखते हैं, ये देखिएगा आप, बप्पा रावल, ठीक है। और इन्हें दी गई थी आपके कालभोज नाम की उपाधि, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है, शासन काल है, वो आपके 1734 से लेके 734 से लेके 753 तक है, इनका क्या है, शासन काल है। अब मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, बप्पा रावल या कालभोज को कहा जाता है। जबकि आपके गुहिल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, गुहिलादित्य को कहा जाता है, ठीक है। ये मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक वाला क्वेश्चन है ना, आपके राजस्थान पुलिस 2020 का एग्जाम आया था, उसमें ये आया था। अब बप्पा रावल के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम है हरित ऋषि, ठीक है। इनके आशीर्वाद से ही ये आपके शासक बनते हैं। 1734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जैसे हमने क्लास के शुरुआत में ये पढ़ा था कि यहाँ पे गुहिल वंश से पहले कौन से जो राजवंश का शासक था, मौर्य शासक, जो राजवंश है उसका शासन था, यानी जो मान मौर्य था उसको पराजित कर और बप्पा रावल वो चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है नागदा को, ठीक है। किसको राजधानी बनाता है, नागदा, ठीक है। वो कहाँ रहता है, आपके उदयपुर में पड़ता है। और इसी नागदा में आपके सास बहू का मंदिर भी है, ठीक है। अब बप्पा रावल के काल में इनके द्वारा जो भी कुछ निर्माण कार्य करवाए जाते हैं वो कौन कौन से निर्माण कार्य हैं, तो इनके द्वारा आपके एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। और ये इनके क्या है, कुल देवता है, ठीक है। जो गुहिल वंश के कुल देवता वो कौन है, एकलिंग जी है, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी में, ठीक है। कैलाशपुरी आपके उदयपुर में है। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाई थी, ठीक है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला जो आपके शासक कौन था, तो वो था आपके बप्पा रावल था, ठीक है। 115 ग्रेन के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अब हम देख लेते हैं कि क्रमानुसार जो राजधानियों का परिवर्तन रहा था उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कौन से क्रम में कौन सी राजधानी रही थी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टॉपेस्ट थोड़ा इसका हार्ड लेवल माना जाता है ये क्वेश्चन। तो हम इसको राजधानियों का क्रम हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नागदा को राजधानी बनाया गया था, किसको, नागदा उदयपुर को, वो आपके बप्पा रावल ने बनाया था, ठीक है। नागदा को राजधानी किसने बनाया था, बप्पा रावल ने बनाया था। उसके बाद में आहड़ को राजधानी बनाया जाता है। आहड़ को राजधानी बनाते हैं आपके अल्लट बनाते हैं, कौन बनाते हैं साथियों, अल्लट बनाते हैं। उसके बाद में चित्तौड़ को राजधानी बनाई जाती है और चित्तौड़
चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले शासक थे जैतर सिंह, ठीक है। और आपके उदयपुर को राजधानी बनाते हैं वो आपके बनाते हैं उदय सिंह, ठीक है। और लास्ट में जो आपके चावंड को राजधानी बनाया जाता है तो चावंड को राजधानी बनाते हैं आपके महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये राजधानियों का क्रम है, आपको ये याद रहना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे हाशिए पे लिख रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमेशा वो आपके मुख्य जो भी आपका प्रश्न है उसके ऊपर आप लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए बप्पा राहुल के बारे में और क्या चीज़ें हैं आपने देखिएगा फटाफट। जो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, इनके अलावा इनको कौन कौन से नाम की उपाधि दी गई थी, तो इन्हें हिंदू सूरज कहा जाता है, इन्हें चकुए कहा जाता है, इन्हें राजगुरु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सीवी वेद है, ठीक है, सीवी वेद ने बप्पा राहुल की तुलना किससे की है, तो इन्होंने जो चार्ल्स मार्टेल हैं, ठीक है, उनसे इसकी बप्पा राहुल की तुलना की। किसने की है, सीवी वेद ने की है। और किससे की है, चार्ल्स मार्टेल से की है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो नगर रावलपिंडी है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे भी बप्पा की जो एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी। नॉट जो आपके हारित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी, यानी जो कालभोज हैं इनको बप्पा की उपाधि किसने दी थी, तो बप्पा की उपाधि इनके गुरु कौन थे, हारित ऋषि, उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप फटाफट, जो आपके नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं, अल्लट या आलू रावल। इसके बाद में बप्पा राहुल के बाद में ये शासक बनते हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने जो आहड़ को राजधानी बनाया था, किसको राजधानी बनाया था, आहड़ को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की जाती है, ठीक है। सर्वप्रथम जो नौकरशाही के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग पद हैं, वो सर्जित किए जाते हैं। जिस प्रकार से आप अभी नहीं देखती जैसे अपने पंचायत स्तर पर या तहसील स्तर पर अलग अलग जो पद सर्जित किए जाते हैं, वैसे उसी प्रकार से इन्होंने जो राजस्थान मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की थी, किसने की थी, अल्लट के शासनकाल में की गई थी। और जैसे इन्हें अक्ष पटलाधीश यानी जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला है, ठीक है, जो भी आपके खर्चे और जो इनकम होती है उसका लेखा रखने वाला था। अमात्य उस समय मुख्यमंत्री जो पोस्ट थी उसको अमात्य कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में देखिए अल्लट का जो विवाह है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लट का विवाह हुआ था आपके हरिया देवी के साथ में। अब हरिया देवी की कहाँ की थी, यहाँ की लोकल थी क्या, नहीं, यहाँ की लोकल नहीं थी साथियों, ये आपके हूण राजकुमारी थी, ठीक है, यानी ये विदेशी महिला थी, ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ठीक है, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। वर्तमान में आप देखते होंगे कि अपने राजस्थान में या इंडिया में खूब सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाह होते हैं, ठीक है, लेकिन ये उस समय राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ठीक है। इनके शासनकाल में कोई निर्माण कार्य हुआ था क्या, हाँ बिल्कुल हुआ था। क्या हुआ था, तो इन्होंने जो वराह मंदिर का निर्माण वो करवाया था। वराह जो मंदिर है वो आपके कहाँ पे है, आड़ उदयपुर में है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आप देखिएगा फटाफट आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये हमारी जो शॉर्ट नोट्स के रूप में जो क्लास है ये काफ़ी आपके लिए किफ़ायती साबित होगी, आप देखिएगा। उसके बाद में बनते हैं शक्ति कुमार, ठीक है। और मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था इनके शासनकाल में, यानी जो मालवा का शासक होता है मुंज, ठीक है, उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसके शासनकाल में, शक्ति कुमार के शासनकाल में, ठीक है। मुंज क्या था, परमार शासक था और इसी का वंशज था मुंज का एक भोज परमार, ठीक है। उसने चित्तौड़ में आपके त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है चित्तौड़गढ़ में उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण आपके कौन करवाता है, भोज परमार करवाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपके नेक्स्ट शासक कौन है क्या है, तो आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कि नेक्स्ट शासक है आपके रण सिंह, ठीक है। रण सिंह की बात करें तो इनका जो है समय वो आपके 1158 से लेके 1168 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे आपके गोइल वंश का बंटवारा हो जाता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि गोइल वंश की 2 शाखें थी, ठीक है, रावल शाखा और राणा शाखा, ठीक है। अब जो रण सिंह होते हैं इनके 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। ये 2 पुत्र होते हैं, इनमें बनती नहीं है। एक बोलता है कि राजा मैं बनूंगा और दूसरा बोलता है कि राजा मैं बनूंगा। फिर क्या किया जाता है, इनमें जो आपके बंटवारा कर दिया जाता है। एक को तो मुख्य राजा बना दिया जाता है और एक को कहीं किसी ठिकाने का मुख्य ठिकानेदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो इनके पुत्र है पहले जो श्याम सिंह, ठीक है, इन्होंने रावल शाखा की स्थापना कर दी और इसी रावल शाखा ने मेवाड़ पर क्या कर दी, मेवाड़ पर क्या किया, शासन किया, ठीक है। और इनके सेकंड पुत्र थे राहापटी, इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की और ये सिसोदा गांव के ठिकानेदार बन बैठे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब हम बात करेंगे जो रावल श्याम सिंह है उनका क्या कार्यकाल क्या कुछ रहा था, तो आप देखिएगा रावल श्याम सिंह, ठीक है, खेम सिंह, और इसमें 1168 से लेकर 1172 तक इनका शासनकाल रहा था। इनके भी 2 पुत्र थे, कौन क्या, इसका एक का नाम था आपके रावल सामंत सिंह, क्या नाम था साथियों, रावल सामंत सिंह, ठीक है। और दूसरे हैं आपके रावल कुमार सिंह, ठीक है।
राहुल कुमार सिंह। यानी काफ़ी शॉर्ट नोट्स है लेकिन इतना सफिशिएंट है कि आप इनका एक बार बार रिवीजन कर लो या सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाए ना, तो कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जिसमें आपके राजस्थान जीके का पार्ट पूछा जाता हो उसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल छोटे हैं, यानी कम लिखा गया है, लेकिन इनमें वो सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं। आप देखिएगा इनमें आप देखिए इसकी जो कहानी की है। ठीक है, आप इसको कहानी के फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 पेज इसमें आप लिख डालेंगे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। देखिए आप, इसमें क्या होता है कि जो राहुल सामंत सिंह होता है ना, उसका विवाह होता है पृथ्वीबाई से। ठीक है, अब पृथ्वीबाई कौन है? ये पृथ्वीराज सेकंड है ना, उसकी बहन है। ठीक है, पृथ्वीबाई कौन है? पृथ्वीराज सेकंड की बहन है। विवाह किससे हो रहा है पृथ्वीबाई का? इसका हो रहा है आपके राहुल सामंत सिंह के साथ में हो रहा है, लेकिन ये इससे प्रेम कोई और करता है। ठीक है, ये मासूका किसी और की थी लेकिन इससे प्यार कोई और करता था। वो देखिए आप, ये नाडोल वाली हैं और उसका जो शासक है कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, वो प्रेम करता है आपके पृथ्वीबाई से, लेकिन उसका विवाह किसके साथ हो चुका था? राहुल सामंत सिंह। ठीक है, अब सीधी सी बात है, दोनों में युद्ध होना है। ठीक है, तो आपके राहुल सामंत सिंह के जो मेवाड़ राज्य उसके ऊपर जो आपके कीर्तिपाल चौहान है वो क्या करता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है, और ये क्या कर लेता है? मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब इसने मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया और इसकी जो पृथ्वीबाई है वो भी किसकी शरण में चली गई? वो आपके कीर्तिपाल चौहान की शरण में चली गई। तो ये क्या करेगा? राहुल सामंत सिंह वहाँ पे बैठा रहेगा क्या? अपनी बेइज्जती करवाएगा? नहीं, बिल्कुल। ये क्या करता है कि ये वागड़ में चला जाता है और वहाँ पे 1178 में गुइल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और बन गया आपके कि वागड़ में जो आपके गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो करता है आपके राहुल सामंत सिंह करते हैं। कब करते हैं? 1178 में करते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या यहीं पे समाप्त होगी? नहीं, इसका जो भाई था राहुल कुमार सिंह, वो क्या करता? पुणे कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करता है और मेवाड़ पर क्या कर लेता? पुणे अधिकार कर लेता है और अपने भाई के द्वारा जो खोया हुआ अपना राज्य था वो उसको वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए फटाफट आप, उसके बाद में शासक कौन बनते हैं? उसके बाद में शासक बनते हैं आपके जैत्र सिंह। ठीक है, कौन बनते हैं साथियों? जैत्र सिंह। अब देखिएगा फटाफट, जैत्र सिंह, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक है। और नाडोल पर आक्रमण किया, बिल्कुल करेंगे नाडोल पर, क्योंकि नाडोल वालों से इनकी दुश्मनी हो गई थी। और नाडोल पर आक्रमण करते हैं, उसमें वहाँ का शासक कौन है? उदय सिंह है। ठीक है, और उदय सिंह की पोती है रूपा देवी। ठीक है, अब उसका विवाह किसके साथ करवा देते हैं? जैत्र सिंह अपने पुत्र तेज सिंह के साथ उसका विवाह करवा देते हैं। अब इन्हीं के शासनकाल में एक भूताला का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो हुआ था आपके 1227 में। ठीक है, काफ़ी लंबा चला था, लेकिन अब इसको एक डेट पूछी जाए तो वो सन पूछा जाए तो वो आपके 1227 ईस्वी है। ठीक है, इसमें आप देखो किस किस के मध्य हुआ था, वो हम देखेंगे। इसमें देखिएगा आप, मध्य हुआ था ये जैत्र सिंह वसेज इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ का शासक है? दिल्ली का शासक है। ठीक है, और जैत्र सिंह के सेनापति कौन थे? मदन और बादल थे। ठीक है, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, जो कई के अलग अलग शासक आएंगे उनके जो सेनापति है ना उनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई अलग अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके इल्तुतमिश की सेना हार जाती है और भागती हुई सेना किसको लूट लेती है? आपके नागदा को लूट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा। अब क्या होता है कि जो आपके जैत्र सिंह है वो राजधानी किसको बनाते हैं? तो ये राजधानी में चेंजेस करते हैं और ये आपके राजधानी बनाते हैं किसको? चित्तौड़ को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैत्र सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था? तो नसरुद्दीन महमूद है, उसका आक्रमण हुआ था 1248। इसमें क्या ये आक्रमण आपके सफल रहा था? नहीं, बिल्कुल साथियों, इस आक्रमण को आपके जैत्र सिंह ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए गुलाम वंश के समय सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये जैत्र सिंह थे। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आपके डॉक्टर ज्ञानचंद हीराचंद ओझा मानते हैं। ये मानते हैं कि जब गुलाम वंश के विरुद्ध यानी उसके वंशज यानी कोई प्रतापी शासक था उस समय चित्तौड़ में, तो वो कौन था? जैत्र सिंह थे। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल को, जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये बात किसने कही? ये बात कही है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें कई बार पूछ ली जाती है, काफ़ी गहराई में लिखी गई हैं ये। आप देखिए जो आपके जैत्र सिंह है उनके शासनकाल का जो वर्णन है वो आपके हमीर मर्द मर्दन जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें किया गया। अब इस ग्रंथ को किसने लिखा? इस ग्रंथ को लिखा आपके जयसिंह सूरी ने। ठीक है, जयसिंह सूरी ने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके शासक आपके तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह का जो समय पे शासनकाल है वो के 1253 से लेकर 1267। अब इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी? इन्हें काफ़ी उपाधियाँ दी गई थी। इसमें देखिएगा आप, परम भटारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, उमापति, इस प्रकार की सारी जो उपाधियाँ इन्हें दी गई थी।
और इन्हीं के समय जो गयासुद्दीन बलबन होता है उसका आक्रमण होता है, या आक्रमण आपके क्या रहता है, असफल रहता है। और इनकी पत्नी का नाम था जयतल देवी। क्या नाम था साथियों? जयतल देवी। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था? चित्तौड़गढ़ में करवाया था, ठीक है। और इसी तेज सिंह के शासनकाल में जो एक आपके चित्रित ग्रंथ था, क्या नाम है उसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है साथियों, आपको हार्ड लगे लेकिन याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह जो ग्रंथ है वो किसके शासनकाल में लिखा गया था? तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। और इसकी हम बात करें यानी 1260 में ये तेज सिंह का शासनकाल है। और इसके जो चित्रकार है वो कौन है? कमल चंद है, ठीक है। इसके चित्रकार का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए साथियों, हम फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में स्लाइड को आपके झूम कर देता हूँ और एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके समर सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं साथियों? समर सिंह बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समर सिंह की। तो तुर्कों से गुजरात का उद्धारक यानी तुर्कों के जो आक्रमण हुए थे, तुर्कों से जो गुजरात का उद्धारक है ये कहलाते हैं आपके समर सिंह। ये बात किस में कहाँ लिखी गई है? तो ये आबू शिलालेख में लिखी गई है, यानी इसका जो प्रमाण दिया गया है। इसके अलावा देखो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था। देखिए आप, ये जो एक्के थे ना अलाउद्दीन खिलजी, उनकी सेना क्या थी? आपके दिल्ली से गुजरात जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ये तो था आपके यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या है? ये गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में राजस्थान की जो रियासतें थी उनमें ये आपके कौन सी थी? जो मेवाड़ वाली थी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अब इसकी सेना जो है ना, एक की सेना वो इस रास्ते से गुजरेगी, ठीक है, इधर से जाएगी। अब इसको जाने के लिए यहाँ परमिशन किसे लेनी पड़ेगी? यहाँ का शासक कौन है? समर सिंह है। तो समर सिंह ने क्या किया था कि एके को बोला कि तेरी सेना को मैं मेरे राज्य में से गुजरने तो दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा साथियों? टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी से टोल टैक्स वसूला था, ठीक है। आप कर वसूला था। अब इससे टोल टैक्स वसूलने से समर सिंह से क्या हो जाती है? दुश्मनी। और इसका जो भुगतान है ना, इसके समर सिंह की जो अगली पीढ़ियाँ वो करेगी, वो हम आगे देखेंगे। देखिए अब आप इसके जो इस समर सिंह के 2 जैन विद्वान थे उनके नाम याद रखना आप, रतन पर्व सूरी और पार्श्वचंद, इसके क्या थे? इनके दरबार में जैन विद्वान थे। अब देखिए साथियों, जो समर सिंह है उसके 2 पुत्र हैं, ठीक है। समर सिंह के 2 पुत्र, एक का पुत्र का नाम है कुंभकर्ण और दूसरा पुत्र आपके रतन सिंह। अब हम बात करें कि कुंभकर्ण क्या करते हैं? ये नेपाल चले जाते हैं साथियों, नेपाल में गोयल वंश की स्थापना करते हैं और उसके बाद में शासक बनते हैं रतन सिंह है वो चित्तौड़ के शासक बनते हैं। किसके बाद में? समर सिंह के बाद में आपके रतन सिंह शासक बनते हैं, ठीक है। अब इनका जो शासनकाल है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई घटनाएं घटित होगी, वो आपको याद में रखनी है। अब हम बात करेंगे रावल रतन सिंह की, ठीक है। ये किसके हैं? आपके समर सिंह के सुपुत्र हैं। इनका जो ये भी याद रखना है, ये इनका छोटा सा शासनकाल है, लेकिन इन्होंने अपने इतिहास में अपने ये पन्ने छोड़ के गए थे। 1302 से 1303 छोटा सा शासनकाल है, लेकिन याद रखना साथियों, ये जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, ठीक है। राणा और रावल 2 शाखाएं थी, ठीक है। तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, यानी इसके बाद में रावल शाखा खत्म और राणा जो शाखा है उसका शासन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी कौन कौन से सोर्स हैं इसकी जानकारी के? तो पद्मावत ग्रंथ है ना, उसमें रावल रतन सिंह की जानकारी मिलती है। और पद्मावत ग्रंथ की बात करें तो ये लिखा गया आपके मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। अब ये पद्मावत की बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखा गया। और कब लिखा गया? इसकी रचना की गई 1540 ईस्वी में की जाती है। इसके अलावा एक अन्य ग्रंथ है, उसमें आपके खजाइन उल फतवे, क्या नाम है ग्रंथ का? खजाइन उल फतवे बुक मान लो या ग्रंथ मान लो, उसमें आप इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। उसमें जो आपके रावल रतन सिंह का जो युद्ध होगा आगे कैसे, उसका सारा वर्णन है वो आपके खजाइन उल फतवे में किया गया है। इसके अलावा और भी अन्य जो इसके सोर्स है वो पद्मावत है, वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, 1540 में लिखी गई है। अब इनकी पत्नी होती है रावल रतन सिंह, उसका नाम क्या होता है? नाम वैसे तो नागमती होता है, लेकिन अन्य नाम इसका होता है जो जिसके नाम से ये जानी जाती है वो आपके पद्मनी होती है, ठीक है। और ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, इनकी माता का नाम चंपावती था और इनके भाई का नाम बादल और इनके चाचा का नाम था गोरा, ठीक है। बादल और गोरा नाम आपको याद रखने साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो आपके रानी पद्मनी उनके साथ किस प्रकार का संबंध था वो भी आपको याद रखना है। और इनका जो प्रिय तोता था पद्मनी का, उस तोते का नाम था हीरामन तोता, ठीक है। हीरामन तोता था।
अब क्या होता है कि जो आपके रतन सिंह होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने उनके दरबार में एक जो तांत्रिक होता है उसका नाम होता है राघव चेतन, ठीक है। इस राघव चेतन की और रतन सिंह की बनती नहीं है, ठीक है। तो ये रतन सिंह क्या करते हैं कि आदेश देते हैं कि इस तांत्रिक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, अपने दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो राघव चेतन था बड़ा स्वाभिमानी आदमी, ठीक है। उसने बोला कि मेरी यहाँ पे क्या हो गई है, इंसल्ट हो गई है, ठीक है। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो चला जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। फिर आगे की क्या घटना होती है, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और उसको आपके अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि इस प्रकार से उनकी जो महारानी है वो काफ़ी सुंदर है और आपको उसको पाना चाहिए। इस प्रकार की सारी जो है वो कहानियाँ वो आप सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे कहानियाँ नहीं लेके बैठेंगे, हम यहाँ पे कम समय में ज़्यादा मैटर तैयार करने को आतुर हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा फटाफट, आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर हम चलते हैं। आप देखिएगा फटाफट, 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा जूम। अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल आपको सही नज़र आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था, उसके कारण क्या थे। तो एक तो है आपके अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी जो एक के था उसकी नीति थी कि साम्राज्यवादी नीति, यानी मेरे राज्य को मैं बड़ा करूंगा, आसपास के सारे राज्यों को अपनी ओर मिला लूंगा, सब पे आक्रमण करूंगा और सबको अपनी ओर मिला लूंगा, ठीक है, इस प्रकार। इसके अलावा चित्तौड़ का सामरिक महत्व, यानी जब आपके एक के दिल्ली से गुजरात जा रहा है तो बीच में क्या पड़ रहा है, चित्तौड़ पड़ रहा है, तो उसमें उसको चित्तौड़ चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी उसमें बीच में रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रास्ते में रुकेगा, अपने गेस्ट हाउस बनवाएगा, उन गेस्ट हाउस बनाने के लिए उसको चित्तौड़ चाहिए उसको, इसलिए उसका चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी उसकी दृष्टि में था। उसके अलावा और भी अन्य क्या कारण है, ये अन्य कारण है उसमें देखो, पद्मिनी की सुंदरता को भी एक कारण माना गया है कि पद्मिनी की सुंदरता के कारण भी इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ था। ये बात कौन कहता है, ये बात पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी कहता है, ठीक है। हम सारी बातों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी बात लिखी गई है ना तो उसका जो इतिहास में क्या साक्ष्य रहे हैं उसके, ठीक है, वो कहाँ से लिखी गई है। तो पद्मिनी की सुंदरता का जो कारण माना वो किसने माना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये बात लिखी गई है कि पद्मिनी की जो सुंदरता थी वो भी इसका कारण थी। इसके अलावा हम बात, इससे पहले हमने पढ़ा था ना समर सिंह ने आपके एक ऐसे जो टोल टैक्स वसूला था। अब समर सिंह तो चला गया ऊपर, ठीक है, और उसकी जो किए कराए क्रम थे उसका जो भुगतान कौन करेगा, रतन सिंह करेगा। उसके आने वाली पीढ़ी मैंने उसी समय बताया था, ठीक है। तो उस समय भी वो नाराज था, इसकी वजह से इनके बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता है। उसके बाद में देखिएगा फटाफट जो आपके नेक्स्ट हैं, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण क्या कब कुछ रहा, ठीक है। तो ये आक्रमण करता है साथियों, डेट है इसकी 28 जनवरी 1303, ये याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर सर्वप्रथम रतन सिंह के समय कब आक्रमण किया था, ये करता है 28 जनवरी 1303 को करता है, ठीक है। ये इन्होंने आक्रमण किया था क्या 28 जनवरी 1303 को इसने आक्रमण कर दिया और उसको चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया क्या, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो चित्तौड़ के शासक थे वो भी क्या कुछ शक्तिशाली कम थे क्या, नहीं, इसको काफ़ी समय लगेगा। तो ये क्या करता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहाँ पर एक बार आ गए ना, डेरे डाल दिए, तो ये डेरा डाल के रखता है, घेरा डाल के रखता है। वो कब तक, 8 माह तक वहीं इसके चारों ओर पड़ा रहता है, ठीक है। किसके, चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर इसकी सेनाएं अपने तंबू लगा के बैठ जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर अधिकार कब होता है, तो इसके ऊपर अधिकार ये कब कर पाता है, 8 माह बाद, यानी 26 अगस्त 1303 को इसके ऊपर ये अधिकार कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा वो कब गठित होता है। देखिए कब हुआ था, यह हुआ था 1303 को, ठीक है। उस समय शासक कौन था, तो शासक थे आपके रतन सिंह, ठीक है। और रतन सिंह, इनके सेनापति कौन थे, इनके सेनापति थे गोरा और बादल, ठीक है, जो आपके इनकी रानी पद्मिनी के कर्म से जो चाचा और भाई थे, ठीक है। और इसमें क्या करते कि इस शाखे में जो रतन सिंह है उनके द्वारा केसरिया किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जौहर कौन करता है, तो रानी पद्मिनी होती हैं, वो आपके 1600 महिलाओं के साथ में आपके जौहर करती हैं। और उसमें जो आक्रमणकारी हैं वो कौन है, आपके एक के हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी है। ये आपको याद रखना है कि जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था वो कब होता है, वो होता है आपके 1303 ईस्वी में होता है, ठीक है। उसमें शासक कौन होता है, रतन सिंह, उसके सेनापति कौन है, गोरा और बादल, ठीक है। और जौहर किसके द्वारा किया जाता है, तो पद्मिनी के द्वारा किया जाता है, लगभग आपके 1600 महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के साथ में किया जाता है। और उसमें जो आपके आक्रमणकारी हैं वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं।
अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। ठीक है साथियों, यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर देता है। ठीक है, और इस चीज़ का उल्लेख आपको मिलेगा जो धाइबी पीर दरगाह है उसके जो लेख लगा हुआ है वहाँ पे शिला लगी हुई आपके कौन सी दरगाह, धाइबी पीर दरगाह जो आपके हैं वहाँ पे एक लेख लिखा गया है, उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि एके ने जो चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, अब ये एक के अधीन कब तक रहा था चित्तौड़, तो ये रहा था आपके 1303 से लेके 1326 तक चित्तौड़गढ़ पर किसका अधिकार रहा था, वो आपके एके का था। ठीक है, एके ने खिजर खां को सौंप दिया। उसके बाद में जो मालदेव सोनगरा, ठीक है, जिसे मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है, उनको भी ये दुर्ग ये किला आपके चित्तौड़गढ़ वाला सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्लाइड में आपके देखिएगा आप फटाफट, ये रही अगली स्लाइड। ठीक है, और तो ये थी आपकी जो आपके मेवाड़ में सिसोदिया, एक मिनट, मेवाड़ में सिसोदिया या राणा साका। ठीक है, हम आज के इस वीडियो में जो रावल साका है ना वही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो आपकी वीडियो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यानी जो रावल साका है वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वो जो राणा साका है या सिसोदिया साका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने लगभग आधे घंटे यानी 30 मिनट के समय में जो आपके जो मेवाड़ का जो आधा राजवंश जो था इतिहास वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कम समय में ज़्यादा मैटर हमने कवर कर लिया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए विजिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की इसी कड़ी में जो इसी प्रकार की शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में जो रिवीजन क्लास हैं वो आपकी इसी चैनल के लगातार इसमें जारी रहेगी। और इसी के साथ में धन्यवाद साथियों।